हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम, जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 12 का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने उसके क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे, वही हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में हमने जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका हमने ए और बी पार्ट करे थे। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको जो करंट, इंड्यूस्ड करंट है, यानी जो आपकी प्रेरित धारा है, उसकी आपको दिशा बतानी है। ठीक है, उसकी क्या बतानी है, आपको दिशा बतानी है। तो जो आपका डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका ये लूप है, ठीक है, आपका जो ये लूप है, ठीक है, ये जो आपकी कुंडली है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने की को क्लोज करा, यानी आपने स्विच ऑन करा, तो क्या हुआ, आपका करंट फ्लो हुआ। ठीक है, करंट फ्लो हुआ। तो इस करंट की वजह से आप जानते हैं कि जो आपका ये लूप है, इससे आपके मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस आपका इस जो ये आपके पास जो राउंड आपके पास ये वायर है, इस पे पड़ेगा, आप ये जानते हैं। तो क्या होगा, आप ये भी जानते हैं कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका ये लूप है, ठीक है, जो ये आपका लूप है, सर्कुलर लूप है, इसमें क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, यानी जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है, उसके चेंज होने की वजह से जो करंट आपका इस सर्कुलर लूप में इंड्यूस होगा, यानी जो ईएमएफ आपका प्रेरित होगा इसमें, और जो धारा प्रेरित होगी, वो क्या करेगी, बेसिकली जो ईएमएफ होगा वो आपके जिस करंट की वजह से, यानी जो यहाँ पे आपका जो लूप है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसके वो विपरीत काम करेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में, यानी आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो यहाँ पे इंड्यूस होगी करंट, यानी जो आपका ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, जो आपका ये लूप है, ये कुंडली है, इसमें जो धारा प्रेरित होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी विपरीत दिशा में होगी, यानी एक्स वाई जेड एक्स दिशा में होगी। तो जो हमारा थर्ड है, उसमें आपकी जो धारा होगी वो, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि आपकी वाई जेड एक्स वाई, यानी जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसमें होगी। अब हम चलते हैं अपने डी डायग्राम के पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, रियोस्टेट की जो सेटिंग है उसे चेंज किया गया है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में, यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें मूव कर रहा है। तो जो इसमें फील्ड निकलेगी, यानी जो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स जो चेंज होगा, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से जो आपके पास ये लूप है, ठीक है, ये जो आपके पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसके फ्लो के विपरीत काम करेगा। आप जानते हैं जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी चुंबकीय फ्लक्स है, उसके क्या करेगा, विपरीत काम करेगा। ठीक है, जिस कारण जो आपके पास ये लूप है, यानी जो सर्कुलर लूप है, इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगी। यानी जैसे यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, यानी विद्युत धारा फ्लो हो रही है या प्रवाहित हो रही है, तो इस लूप में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि
जो आपकी इसके लिए डायरेक्शन होगी वो ZY-XZ होगी, यानी इस डायरेक्शन में ZY-XZ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं आपके डायग्राम, जो आपको फिगर जो आपको ई दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें आपको दो सोलेनॉइड दी गई है, ठीक है। एक सोलेनॉइड जो आपकी बैटरी और की से कनेक्टेड है। तो अब हमें ये बताना है कि जो आपकी दूसरी सोलेनॉइड है जिसमें बैटरी और की कनेक्टेड नहीं है, उसमें करंट किस दिशा में इंड्यूस होगा, यानी जो आपकी विद्युत धारा है वो किस दिशा में प्रेरित होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये की टैप होगा, यानी इसे दबाएंगे और फिर ये छोड़ देंगे इसको, तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे कि आप जानते हैं इस दिशा में करंट फ्लो करेगा। तो जो ये करंट फ्लो करेगा इस वायर से या इस कंडक्टिंग एलिमेंट से, तो क्या होगा, इस वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, जो आपका पहला सोलेनॉइड है इससे, जिस कारण क्या होगा, इसमें जो आपका ये दूसरा सोलेनॉइड है ये इसके प्रभाव में आएगा, यानी पहले सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय जो आपके पास क्षेत्र है उसमें ये आएगा। जैसे ही आप इस की को टैप करोगे, ठीक है, तो इस पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस दिशा में, ठीक है, मूव करेगा। फिर जैसे कि इसमें आपको दिया गया है टैपिंग की जस्ट रिलीज, यानी आपकी जो की है आपने स्विच ऑन करके रखा है, उसके बाद उसे आप एकदम से ऑफ कर देंगे। तो जब आप उसे ऑफ करेंगे तो क्या होगा, जो आपका करंट होगा, यानी जब आप इसे स्विच ऑफ करेंगे यानी इस की को छोड़ देंगे, तो करंट का जो फ्लो होगा यानी जो आपके विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, जिस कारण जो यहाँ पे इसमें जो विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होगी, जैसे कि आप जानते हैं जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है या इसमें जो फील्ड है उसके ऑपोजिट काम करेगा, जिस कारण जो इसमें करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सोलेनॉइड है जब आपने इसकी की को छोड़ा तो फिर जो आपका दूसरा सोलेनॉइड है उसमें करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जब आप जानते हैं जब हम की को रिलीज करेंगे तो इसमें करंट यानी जो आपका पहला सोलेनॉइड है उसमें करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आपका जो दूसरा सोलेनॉइड है इसमें जो करंट इंड्यूस होगा यानी जो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, वो जो प्रेरित होगी धारा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी XR-YX, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में होगा, XR-YX की डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं जो आपका ये सर्कुलर लूप है, जो आपके पास ये लूप है, तो हम ये जानते हैं जो आपका ये करंट है, ठीक है, ये किससे फ्लो हो रहा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो, यानी जो आपका विद्युत धारा है वो एक जो स्ट्रेट कंडक्टर है उससे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके कारण इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जैसे कि आप जानते हैं, और वो किस डायरेक्शन में होगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, ऐसी सर्कुलर फॉर्म में होगी जिसका सेंटर क्या होगा, एक होगा, यानी सेम होगा। अब जो इसमें करंट है आप जैसे देख सकते हैं वो
वो क्या कर रहा है, वो कम हो रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो इसमें फील्ड है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ये इसमें कंडक्टर है इससे करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली जो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर लूप है, ठीक है, जो आपका वृत्तीय लूप है, या आप कह सकते हैं सर्कल की फॉर्म का एक यहाँ पे आपके पास लूप है। तो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, क्लोज लूप है। ठीक है, क्योंकि क्या है ये, नो करंट इज इंड्यूस्ड सिंस द फील्ड लाइंस आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द क्लोज लूप। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो इसमें फील्ड लाइन होती है वो कोसेंट्रिक फॉर्म में होती है यानी सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जो आपका प्लेन है वो फील्ड में ही उसके ही प्लेन में लाई कर रहा है, जिस कारण इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फिगर। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपकी वर्णित स्थितियां हैं उनके लिए लेंस लॉ का आपको नियम उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है। यानी आपको जो ये फिगर दिए गए हैं इनको देखना है और इसमें आपने लेंस लॉ का यूज करना है। ठीक है, लेंस के नियम का यूज करना है और आपको ये बताना है कि जो आपका इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, जो आपका इंड्यूस करंट होगा उसकी जो आपकी विद्युत धारा होगी जो प्रेरित हो रही है इसमें, वो उसके बारे में बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी या उसकी दिशा क्या होगी। तो पहला है आपके पास अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। अगर कोई ऐसा वृत्ताकार लूप है यानी सर्कुलर लूप है, ठीक है, वृत्ताकार लूप जो है उसको, ठीक है, आपके पास क्या है, अनियमित आकार का, मतलब इरेगुलर शेप का लूप है। ठीक है, क्या है, अनियमित आकार यानी इरेगुलर शेप का लूप है। ठीक है, उसकी तार जो है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, किस में बदलते हो, वृत्ताकार लूप में यानी सर्कुलर शेप में अगर आप कन्वर्ट करते हो। यानी आप देख सकते हो आपके पास क्या है, ये इरेगुलर शेप यानी अनियमित आकार का कुछ ये लूप है। इसको अगर आप सर्कुलर यानी जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कल बी फिगर में, इस तरीके से आप सर्कल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे या बदल देंगे तो क्या होगा, मतलब आपका जो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा क्या होगी ये हम देखेंगे। तो जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो जब आप किसी एक इरेगुलर शेप का जो आपका क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है, इरेगुलर शेप का जो सर्कुलर लूप है यानी कि असमान आकार का जो आपके पास लूप है, अगर आप उसे सर्कुलर लूप में बदलोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो उसका क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लूप का वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स देते हो तो आप जानते हो कि जो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसका जो चेंज होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, जिस कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रेरित होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, करंट का फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, यानी आपकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी और वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी कि जो आपकी वायर है, ठीक है, वो मतलब वो कोशिश करेगी कि वो कम हो। यानी जो आपकी वायर है वो कोशिश करेगा कि जैसे कि ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है तो वो इस तरीके से काम करे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसके लिए, उस वायर के लिए कम हो। तो वो कोशिश करेगा कि वो अंदर की तरफ इनवर्ड वो क्या हो, मूव हो जाए। ठीक है, तो
अगर हम इसमें लेंस लॉ लगाएंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग लेंस लॉ it follows the current will flow in, आपकी जो करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से फ्लो करेगा। तो ये इस तरीके से फ्लो करेगा, ताकि यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो करंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो आपकी पहली फिगर है उसके, ताकि जो आपका जो करंट का फ्लो है, ठीक है, जो करंट का जो फ्लो है वो कम हो सके, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा, यानी विपरीत दिशा में वो फ्लो करे। अगर आपके पास जो सेकंड केस है उसमें ये है कि जो अगर आपको जो सर्कुलर लूप है, अगर आप उसे एक नैरो स्ट्रेट वायर में बना दें, यानी अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर, यानी एक जो वृत्ताकार लूप है उसे अगर आप सीधी बारीक तार में विरूपित कर दें तो क्या बदलाव आएगा। तो क्या होगा, इसमें आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्यों, आप जानते हैं सर्कल है, इसका एरिया ज्यादा है। अगर आप इसको एक पतली स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट करते हो तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से जो करंट इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, वो क्या कोशिश करेगा कि जो इसका जो एरिया है, या आप कह सकते हैं जो करंट फ्लो हो वो कम हो, या फिर आप कह सकते हैं उसके विपरीत काम करेगा। क्योंकि जो आपका ये कॉइल है वो क्या हो रहा है, वो राउंड है, सर्कुलर फॉर्म में है, और वो स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो उसके विपरीत काम करे। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो बेसिकली आपका एडीसीए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एडीसीबीए डायरेक्शन, यानी इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि जो आपका पहला जो फिगर है उसमें आपके पास क्या है, असमान आकार है, उसको आपने सर्कुलर यानी आपने उसे वृत्ताकार लूप में कन्वर्ट किया, उसका एरिया इंक्रीज करा, तो जो आपका इंड्यूस करंट होगा, यानी कि जो लूप में करंट जो प्रेरित होगा, वो कोशिश करेगा कि जो करंट फ्लो हो वो कम हो। तो जो आपका करंट का पहले केस में फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसी तरीके से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक जो वृत्ताकार लूप है, यानी जैसे आप देख सकते हैं राउंड लूप है, इसमें अगर इसे हम सीधे तार में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सीधी तार में इसे विरूपित कर देते हैं, तो जो इसमें से करंट फ्लो होगा, यानी जो इसमें से जो आपका धारा है वो फ्लो होगी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बेसिकली इसलिए होगी क्योंकि इनमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है। यानी पहले केस में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि दूसरे केस में वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जिस कारण जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, और जिस कारण जो धारा होगी वो इस तरीके से प्रवाहित होगी, इस तरीके से इसमें करंट प्रेरित होगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2.0 centimeter square, यानी एक लंबा सोलोनॉइड है या परिनालिका है, ठीक है, इसमें कितने टर्न्स है, कितने फेरे हैं, 15 फेरे हैं, ठीक है, 15 टर्न्स हैं, और जो इसका जो एरिया है, इसके अंदर का एरिया कितना है, एरिया जो आपको दिया गया है वो कितना है, 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब a small loop of area 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड द सोलोनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, यानी कि जो आपके ये जो आपके पास सोलोनॉइड है इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर
एक छोटा लूप रखा गया है जिसका एरिया कितना है 2.0 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और ये एक्सेस के यानी इसकी एक्सेस ये है, इसके नॉर्मल रखा गया है। ठीक है, ये आपको कहा गया। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडिली फ्रॉम 2.0 एम्पियर टू 4.0 एम्पियर, यानी जो करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, अगर 2.0 एम्पियर से 4.0 एम्पियर तक है और कितने टाइम में है 0.1 सेकेंड में है, इतने समय में इतने इसमें करंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, यानी जो इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा जब हम करंट को चेंज करें। तो इसमें सबसे पहले इसमें हम स्मॉल एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपके पास एरिया है, स्मॉल एन की वैल्यू n अपॉन एल, यानी n आपका नंबर ऑफ टर्न्स है 15, l आपके पास क्या है, l आपके पास लेंथ होती है। ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई 15 टर्न्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है 15 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, इसका मतलब है 15 टर्न्स पर मीटर। अब हम ये जानते हैं जो आपका करंट चेंज हो रहा है, जिसे हम di/dt से लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन करंट di/dt, यानी जो आपका करंट है या जो आपकी धारा है उसमें जो चेंज हो रहा है या जो उसमें परिवर्तन आ रहा है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 4 - 2 अपॉन जितना आपको टाइम लिया है, 4 - 2 अपॉन आपने टाइम कितना लिया है, इसमें आपको कितना टाइम लगा है चेंज में 0.1, यानी इतना टाइम में ये चेंज हुआ है। तो कितना टाइम लिया है इसने 0.1, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपके पास इस तरीके से चेंज इन करंट आ गया। अब हम बात करते हैं हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो हम फैराडे का सेकेंड लॉ यूज करेंगे, तो जहां E = d∅dt होता है, जैसे कि आप जानते हैं। अब जो आपकी फाई की जो वैल्यू होती है हम ये जानते हैं कि वो कितनी होती है, v.a, ये होती है जब आपकी cos 90 यानी थीटा की वैल्यू 90 होती है तो b.a होता है। इसमें जब हम परपेंडिकुलर, दोनों हमने परपेंडिकुलर रखे हैं, यानी सोलेनॉइड भी और जो दूसरा लूप है वो भी हमने परपेंडिकुलर रखा है, जिस कारण हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एरिया वेक्टर है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, जिस कारण हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। अब आप जानते हैं एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है, एरिया कांस्टेंट है, चेंजेस किस में हो रहे हैं बी में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इसलिए होगा क्योंकि आपने करंट को चेंज किया है, करंट की वैल्यू में चेंजेस आए हैं, यानी धारा जो है वो चेंज हुई है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हुई है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब आपके पास जो आपके पास B है उसकी वैल्यू आप जानते हो μ0 Ni, ठीक है, ये आपके पास है, यानी μ0 कैपिटल N अपॉन Li, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि μ0 क्या है, कांस्टेंट है, और जो आपके पास N अपॉन L का रेशियो है ये भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आपका करंट चेंज हो रहा है।
तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एरिया आपको दिया गया है कि एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और आपके पास फिर म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने n/L की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी 1500 टन्स पर मीटर आया, और di/dt की भी हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, जो आपका 20 वोल्ट या 20 एम्पेयर पर सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी E की, यानी EMF जो इंड्यूस हुआ है वो कितनी आएगी, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट। तो ये जो है ये आपका EMF जो इसमें इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। यानी एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयतकार लूप है। ठीक है, आपके पास क्या है, आयतकार लूप है जिसकी जो भुजाएं हैं यानी जिसकी जो साइड्स हैं वो 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, एक जगह पे थोड़ा सा कटा हुआ है। और जो आपका ये लूप है, ठीक है, यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 यानी 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यानी कि जो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें इसे रखा गया है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें मैग्नीट्यूड है इसका वो कितना है, 0.3 टेस्ला है। What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side। यानी हमें बताना है कि इसमें जो EMF, ठीक है, जो आपका EMF इंड्यूस होगा यानी विद्युत वाहक बल वो कितना होगा, अगर हम इसके कट यानी जहाँ पे कट हो रखा है, जहाँ पे कटा हुआ है वहां पे आपका EMF कितना इंड्यूस होगा, अगर जो इसकी वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप, जो लूप की वेलोसिटी है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो यानी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो, डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड यानी जिसकी डायरेक्शन लॉन्गर साइड की तरफ जो हो उसकी जो वेलोसिटी हो वो 1 यानी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का उसका वेग हो। और दूसरा आपसे पूछा गया है कि जो उसकी छोटी साइड है यानी जो उसकी छोटी भुजा है उस पे उसकी तरफ, ठीक है, और फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, और हमें ये बताना है कि कितने समय तक जो ये प्रेरित वोल्टेज है वो कितने समय तक इस पे टिकेगी यानी इन केसेस पे कितने समय तक रहेगी, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया इसको निकाल सकते हैं, इसका एरिया। तो जो इसका एरिया आएगा वो बेसिकली कितना आएगा,
आप जानते हैं इसकी साइड्स 8 और 2 सेंटीमीटर है, और रेक्टेंगल यानी जो आयतकार जो आपका लूप है इसका जो एरिया आएगा वो 8 इंटू 2 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जिसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास B की वैल्यू कितनी आई, 0.3 टेस्ला। ठीक है, 0.3 टेस्ला आपकी B की वैल्यू आई, और जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है, यानी वेग जो आपको दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, यानी जिसको आप लिख सकते हैं, जिसे आप लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये हमें बताना है, यानी हमें E की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो हमारा पहला केस है, ठीक है, जो आपका पहला केस है वो ये है कि जो आपका वेग है, ठीक है, वो शॉर्टर साइड के नॉर्मल हो यानी परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो आपका इस तरीके से ये लूप है, बीच में इसमें क्या है, कट हो रखा है, आप जानते हैं इसको फील्ड में रखा गया है। ठीक है, और जो इस पे जो वेग है यानी जो वेलोसिटी है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा कि जो वेलोसिटी है लूप की, अगर वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो लॉन्गर साइड की तरफ, फिर आपका शॉर्टर साइड की तरफ से। ठीक है, तो पहला हमारा कैसे है, लॉन्गर साइड की तरफ है, तो हम यानी कि अगर हम इस तरफ इसे मूव करवा रहे हैं या फिर इसका वेग इस दिशा में है तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जो आपको इसका लॉन्गर साइड है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उस भुजा की लेंथ कितनी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको दिया गया है। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं, हमने ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, मोशनल ईएमएफ की बात जब हम कर रहे थे, ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि E = BLV होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ आपकी B की वैल्यू है 0.3 टेस्ला है। ठीक है, आपकी B की वैल्यू है 0.3, आपकी जो L है, ठीक है, जो L है वो आप लॉन्गर साइड की तरफ से कर रहे हो तो 8, ठीक है, जो आपके पास आएगा वो 8 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि आप जो इसकी लॉन्गर साइड है यानी जो लंबी जो इसकी भुजा है उस दिशा से आप इसे मूव करवा रहे हो, तो आपको आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगी। फिर आपके पास क्या है, V की वैल्यू, तो आपके पास V की आपने वैल्यू कितनी निकाली थी, आप देख सकते हैं ये आपकी 10⁻⁻²। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे लिख दोगे। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁴, यानी 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम B पार्ट की बात करें, तो जब हम B पार्ट की बात करते हैं तो जो हमारे पास ये लूप है, ठीक है, इसको हमने मूव कराया, इसकी शॉर्टर जो इसका साइड है यानी भुजा है उस तरफ से इसे हमने मूव कराया है, यानी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे पास इस केस में जो लेंथ होगा यानी L होगी, जहां से हम इसे मूव करवा रहे हैं वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके से मीटर में बदल देंगे। और आप जानते हैं जब आपने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था उसमें आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो अब इसमें हम वैल्यूज को
सारी जो वैल्यू है उनको पुट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करके वो आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, इसका आंसर इस तरीके से आए। तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.0 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end। यानी आपके पास एक 1.0 मीटर की एक क्या है, मेटालिक रॉड है, यानी लंबी धातु की छड़ है, ठीक है, मेटालिक रॉड है, ठीक है। और इसे आपने क्या किया है, इसे आप रोटेट कर रहे हो यानी घुमा रहे हो, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 400 रेडियन पर सेकेंड इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे घुमा रहे हो, ठीक है। तो द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद सर्कुलर मेटालिक वायर रिंग, यानी कि जो इसका दूसरा एंड है, ठीक है, आप एक एंड से जो आप इसे घुमा रहे हो, इसका जो दूसरा एंड है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है, एक सर्कुलर मेटालिक रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपने इसमें क्या किया है, 0.5 टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने इसको दिया है, जो कि पैरेलल है इसके एक्सिस के, ठीक है, हर जगह इसके एक्सिस की जो पैरेलल है। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, यानी हमें सेंटर और रिंग के बीच में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी विद्युत वाहक बल जो प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में बताना है कि वो कितना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमें क्या क्या दे रखा गया है, इसमें इसकी सबसे पहले लेंथ दी गई है जो 1.0 मीटर है, ठीक है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी आवृत्ति दी गई है ओमेगा, जो कि 400 रेडियन पर सेकेंड है। ये क्या क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी ओमेगा की वैल्यू आपको दी गई है। इसके बाद आप जानते हैं कि आपको बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, बी की वैल्यू आपको दी गई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो आपको वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.5 टेस्ला, ठीक है। आपको ये दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो आपसे ये सब कुछ पूछा गया। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाना है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ये एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वो आप किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो आपकी वेलोसिटी होगी एक एंड की वो 0 होगी, ठीक है, और वो क्या होगी, और जो दूसरा एंड है आप जानते हैं, आपने उसे क्या किया है, वाइब्रेट किया है, या आपने उसे उसमें क्या दिए, रोटेट किया है, ठीक है, उसे आपने रोटेट किया है, यानी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। तो आप जो v की वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे इस तरीके से, जो आपको एक एंड की कितनी वेलोसिटी है, 0, दूसरा आपके पास, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, I ओमेगा अपॉन 2, ठीक है। तो आपके पास v की वैल्यू कितना आ जाएगी, I ओमेगा बाय 2, तो ये आपके पास v यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी।
अब हम ये जानते हैं कि E इक्वल्स टू BLV होता है, तो आप यहाँ पे B की, L की और V की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो जैसे कि आप अभी हमने निकाला, V की वैल्यू कितनी आई, I ओमेगा बाय 2। तो आप यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को रख देंगे, ठीक है। यानी V की वैल्यू जो आपकी L ओमेगा बाय 2 आई, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये L ओमेगा बाय 2 हो जाएगा। तो B L स्क्वायर ओमेगा बाय 2, इस तरीके से आप इसे रखेंगे। और B की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं, B की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 0.5 टेस्ला है। 0.5, L की आपकी कितनी है, L कितना है आपके पास, 1 मीटर। ओमेगा यानी जो आपकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 400 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, और अपॉन 2, तो जो आपका वेलोसिटी आई वो बेसिकली कितनी आई थी, L ओमेगा बाय 2 आई है, ठीक है, क्योंकि L इसमें क्या है, लेंथ है, ओमेगा यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो। तो हमने इसको इस तरीके से इसमें वैल्यूज रखी और हमारे पास ये आया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो 100 वोल्ट आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए वो आपको समझ में आए होंगे। आप इसे रिवाइज करेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।